हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर दूसरा, तीसरा और आगे के जितने भी सवाल हैं। सवाल नंबर पहला जो है, हम पार्ट 1 की वाली जो वीडियो है, इस पूरी वीडियो की जो पार्ट 1 है उसमें हम सवाल नंबर 1 पहले ही कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में करेंगे हम सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा और आगे के जो भी सवाल है। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं। देखो, तो सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, और उदाहरण एक में जो समस्याएं दो समस्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो उदाहरण में जो अपना सवाल था, जो दो सवाल थे, उसमें उनका सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना था। ठीक है, उसको हल नहीं करना था। लेकिन इसमें इसने सवाल में बोल दिया कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को क्या कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, मतलब उनके हमें हल निकालने हैं। ठीक है, हल भी करना है। ठीक है, तो हमने उदाहरण एक में जो दो सवाल दे रखे थे उनको यहां से उठा लिया है उदाहरण में से। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, ये है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 124 है। ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो एक तो है जॉन और जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर, क्या बोल दिया इसने, कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45। मतलब इन दोनों का कुल कितना है, 45। और दोनों 5-5 कंचे क्या कर रहे हैं, खो दे रहे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देने का मतलब उनके पास कम हो गए, कम होने का मतलब माइनस। ठीक है, 5-5 माइनस होगा दोनों में से। ठीक है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल एक ये दे रखा है, गुणनफल कितना है, 124। ठीक है, अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, माना किसी के भी मान लो, जॉन के कंचे। ठीक है, जॉन के पास कंचे, ठीक है, या कंचों की संख्या। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, एक्स। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या है एक्स और इसके बाद क्या है, जीवंती। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे। ठीक है, ये गलती ना करना कि जॉन के पास जितने कंचे हैं उनको एक्स मान लिया और जीवंती के पास जितने कंचे हैं उनको वाई मान लिया। नहीं, एक्स वाई कभी भी दो चर नहीं मानने हैं, एक्स या वाई। अगर एक्स वाई मान लोगे तो ये द्विघात समीकरण बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो नहीं सॉल्व होएगा। हाँ, तो हमको करना कैसे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या है एक्स और एक इसने बात बोली है कि दोनों के पास टोटल मिलाकर कितने हैं, 45 कंचे। दोनों के पास कुल कितने हैं, 45 कंचे। और हमने जॉन के कंचे मान लिए हैं एक्स, कि जॉन के पास कंचे हैं एक्स। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, जीवंती के पास, जीवंती के पास कितने होंगे बताओ। जीवंती, जीवंती के पास कंचे बराबर कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे होंगे 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स कैसे, क्योंकि देखो जॉन के पास है एक्स। ठीक है, जॉन के पास है एक्स और दोनों के मिला के कितने होने चाहिए, 45। तो एक के पास अगर एक एक्स है तो दूसरे के पास क्या हो, 45 माइनस एक्स, वही तो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो कि मान लो दो बंदे हैं, दोनों के पास जो कंचे हैं उनका मिला के टोटल कितने हैं, 15 कंचे हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 15, दोनों के मिला के 15 कंचे हैं। और एक के पास अगर 5 हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 10 होंगे। कैसे निकाला, 15 में से 5 माइनस कर दिया। मतलब जो टोटल थे 15, कुल कुल कितने थे, 15, 15 में से तुमने 5 माइनस कर दिया तो बचा क्या, 10। समझ में आ रहा है, तो वैसे ही तो जॉन के पास एक्स और दोनों का कुल मिलाकर कितना है, 45। इसीलिए जीवंती के पास कंचे कितने होंगे, कुल में से माइनस कर दो, है ना, एक के, तो 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों के पास 5-5 कंचे दोनों खो दे रहे हैं। ठीक है, तो खोने के बाद कंचे इनके पास कितने बचे, खोने के बाद जॉन, ठीक है, खोने के बाद जॉन के पास कंचे कितने बचे, एक्स माइनस 5। ठीक है, और जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास इतने थे, इसमें से भी
इसमें से भी क्या है 5 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसमें से भी 5 माइनस, तो इसके पास तो रहेंगे ये x माइनस 5, और इसके पास कितने हो जाएंगे 45 में से 5 घट जाएगा तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसने बोला है कि खोने के बाद जब इनके पास जो कंचे बच रहे हैं उनका गुणनफल कितना है 124, तो बच कितने रहे इनके पास खोने के बाद, इसके पास इतने और जीवंती के पास इतने, दोनों का गुणनफल कितना है 124, बस द्विघात समीकरण बन गया। तो x माइनस 5 दोनों का गुणनफल कितना है 40 माइनस एक्स, दोनों के बाद जो कंचे बचे हैं 124, बस अब इसका गुणा कर दो, द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको हल करते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको गुणा कर दो, x का गुणा 40 से होगा तो 40x, x का गुणा माइनस एक्स से होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 का गुणा 40 से होएगा तो माइनस 5 का गुणा 40 से होएगा तो 200 आ जाएगा, माइनस का 200, माइनस 5 का गुणा माइनस एक्स से होएगा तो प्लस का 5x, बराबर इधर 124। ठीक है, बराबर इधर 124। ओके, अब देखो इधर, अब किसके साथ क्या किया, हाँ 40x और ये 5x कितना हो गया 45x। ठीक है, ये 45x हो गया, और 124 को भी इधर ले आओ, 124 को इधर ले आओ तो 200 में से 124 जो है ये माइनस माइनस हो जाएंगे, इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 45x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस 200, 124 को भी तुम इधर ले आए तो माइनस 124 और उधर क्या बचा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, एक काम करो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो क्योंकि अपने को द्विघात समीकरण चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 324, 324 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक काम करते हैं माइनस को ना उधर भेज देते हैं, माइनस पूरे में से या पूरे में एक काम करो माइनस से गुणा कर दो ताकि ये प्लस का आ जाए। ठीक है, तो माइनस में गुणा, माइनस से गुणा करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 324 और बराबर 0। ठीक है, तो ये बन गया अपना क्या द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या तरीका मैंने जो बताया था सॉल्व करने का, ठीक है, पार्ट 1 वाली वीडियो में जरूर देख लेना, उसमें मैंने हल करने का बहुत बढ़िया तरीका बताया हुआ है। ठीक है, गुणनखंड से किस तरीके से द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है, वो सारा समझाया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 1 में जरूर देख लेना। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, इसका गुणा होगा 324 से, 324 से, तो 324 से गुणा होगा एक में, तो 324 का 324 आएगा, इसके करो क्या गुणनखंड 324, कितने दो से काटे, दो एकम दो, दो छक 12, दो दूनी 4, 162, फिर दो से दो अठे 16, दो एकम दो, फिर कितने से कटेगा ये 3 से 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गए इसके क्या गुणनखंड। ठीक है, अब देखो इनको अपने को जोड़ घटा गुणा करके क्या लेके आना है 45, लेकिन माइनस का 45, देखो कैसे आ जाएगा बताओ, किस तरीके से आ सकता है ये 45। तो क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो ये तरीका है 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और 18 दूनी 36। ठीक है, यहां से शुरू करो इनका गुणा करना, दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो 36 प्लस 9 कितना आ रहा है, 36 प्लस 9 कितना आ रहा है, 9 36 और 9 45 आ रहा है, 45 हो जा रहा है, हाँ बस ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कर देंगे हम 36 प्लस 9, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो दोनों में माइनस लगाएंगे। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह रखा मैंने 36x माइनस का 9x और प्लस का कितना है 324 बराबर 0।
अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें और इसमें अलग अलग कॉमन लो, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, अगर इसमें x कॉमन आएगा तो x माइनस कितना बचेगा 36, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 9 कॉमन, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो प्लस का x बचेगा, खाली 9 9 तो कट जाएगा, प्लस का x माइनस, और 9 से इसमें जब भाग दोगे तो आएगा तुम्हारा 36, ठीक है, और बराबर 0। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब इस पूरे में से, इस पूरे में से और इस पूरे में से x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 36 मैंने बाहर निकाला, तो बचा कितना, इस साइड तो x बच जाएगा और इस साइड माइनस का 9, तो x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो एक आंसर तो आ गया 36 और एक आ गया 9, तो x बराबर एक तो आ जाएगा 36 और x बराबर आ जाएगा 9, ठीक है, ये इसके दो आंसर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, तो इसके दो आंसर हैं, कुछ भी, एक x बराबर 36, मान लो हमने क्या माना था, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है, तो x बराबर कितना आया 36, 36, तो इसका मतलब जीवंती के पास कितने होंगे 9, ठीक है, या ठीक है, या फिर जॉन के कंचे मान लो तुम, जॉन के पास कंचे मान लो x मतलब 9, तो जीवंती के पास कितने होंगे 36, ठीक है, दोनों का जोड़ 45 आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इन दोनों में से आंसर ये है अपना x, ठीक है, ये भी है और ये भी मान सकते हैं, ठीक है, दोनों आंसर। चलो ठीक है, तो इसी के साथ ये उदाहरण का पहला सवाल, ठीक है, खत्म। इसके बाद करते हैं इसका दूसरा सवाल, ठीक है, कर लो इसको जल्दी। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण एक का अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपीज में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, मतलब एक कोई कुटीर उद्योग है, वो खिलौने बनाने वाला है, ठीक है, खिलौने बना रहा है, तो एक खिलौना जो बना रहा है ना, उसका जो मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, ठीक है, हाँ मैं यहाँ तक आ गई थी, देखना कहीं मैं आ तो नहीं गई, कहाँ ऐसी तक, आ गई थी, ध्यान भूल गई थी हाँ क्या? आगे होगी, हाँ। कोई बात नहीं, जमाना आ रहा हाँ ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, उदाहरण का सवाल नंबर दूसरा क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब समझ रहे हो, जो एक खिलौना है उसका मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मतलब जो एक खिलौना निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, उस एक खिलौने में बनाने में जो लगा खर्च, ठीक है, मतलब एक खिलौने की जो लागत है बनाने में खर्च जो लगा, वो कितना है कि उस दिन जितने भी खिलौने बनाए गए हैं ना, उस पूरे दिन में जितने भी खिलौने बनाए हैं उनको माइनस कर दो, किस में से, 55 में से, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो और इसने कहा कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपए, क्या बोला इसने, कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो उस दिन जो जितने भी खिलौने निर्माण हुए हैं उसकी संख्या कितनी थी वो बता दो, ठीक है। चलो करते हैं, तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, जितने हमें खिलौने निकालने हैं तो उन खिलौनों को मान लो, माना माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है, हमें यही निकालना है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है x, हमने मान लिया x। तो एक चीज बताओ, उसने बोला है कि जो एक खिलौना, इतने तो उस दिन बनाए गए खिलौने, लेकिन एक जो खिलौना है ना उसकी लागत कितनी है, उसका मूल्य क्या है, कितने रुपए में बना है,
एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत क्या है? उसने बोला है कि 55 में से घटाने पर, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को घटा दो 55 में से। तो एक दिन में कितने खिलौने निर्माण किए गए? एक्स। तो 55 में से घटा दो बस, 55 माइनस एक्स। ये क्या हो गया? ये हो गया एक खिलौने की लागत, मतलब एक खिलौने को बनाने में इतना खर्चा आया है। तो टोटल खर्चा कितना है इसने बोल दिया पहले ही कि एक दिन है, एक कोई किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो टोटल लागत 750 है। तो क्या करेंगे? देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, जब इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर रखेंगे 750। क्यों? क्योंकि देखो टोटल खिलौने बनाए गए एक्स और एक खिलौने की कीमत कितनी है? 55 माइनस एक्स। तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? इसको एक उदाहरण से समझो जरा, ठीक है? कि मान लो टोटल 15 खिलौने बनाए गए और एक खिलौना जो है 5 रुपए का बना है। टोटल 15 खिलौने बनाए गए और एक खिलौना जो है 5 रुपए का बना है। तो टोटल लागत कैसे निकालोगे? टोटल कितने रुपए में बने कैसे निकालोगे? 15 खिलौने बनाए गए, एक की कीमत 5 रुपए, तो 15 पौने 15 पंचे 75, 75 रुपए। मतलब टोटल जो 15 खिलौने बनाएगा उसका कितना खर्चा आया है? 75 रुपए। मतलब दोनों को गुणा कर दिया, एक तो संख्या कितने बनाए गए उसके उसका गुणा कर दिया किससे? कितने रुपए का है एक खिलौना। तो एक खिलौना की लागत कितनी है? 55 माइनस एक्स, और संख्या कितने खिलौने बनाए गए? एक्स। तो इनका गुणा कर दो और लागत इसने दे रखी है कुल 750। तो एक्स गुणा 55 माइनस एक्स बराबर कितना है? 750। बस अब इसका गुणा कर दो, ठीक है? द्विघात समीकरण अपना बन जाए। तो ये कितना बनेगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से इसमें जब गुणा करेंगे तो, ठीक है, बराबर 750। एक काम करो, अब इसको 750 को इधर ले आओ, उसको सही तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x माइनस 750 बराबर 0, ठीक है? बराबर 0। इस माइनस का क्या करें? इस माइनस को भी क्या करते हैं? साइड हटा देते हैं, ठीक है? माइनस कॉमन लेके उधर पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर दो, तो ये आगे वाला माइनस एक्स स्क्वायर का हट जाएगा, ठीक है? कैसे? एक्स स्क्वायर, ये जब माइनस हटेगा, ठीक है, माइनस जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस जब हम कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, और जो मतलब सारे निशान बदल जाते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस का 55x और ये हो जाएगा प्लस का 750 और बराबर 0, ठीक है? ये हो गया। आप क्या करें? वही जो तरीका है द्विघात समीकरण हल करने का, वही उसी तरीके से करेंगे, ठीक है? क्या करना है कि इसके आगे एक है और इतना इधर कितना है? 750। इधर एक है और इधर 750, इनका गुणा करो, कितना आएगा? 750। एक का गुणा 750 से 750, और 750 का क्या करो तुम? गुणनखंड करो। गुणनखंड में जो भी आए फिर उनको व्यवस्थित करके जोड़ घटा गुणा भाग करके माइनस का 55x हमें लाना है, तो करो। कितने से कटेगा? ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सते 14, 1 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा? ये 5 से, 5 सते 35 और 2 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा तो कितना आएगा? ये 15, फिर 5 से कटेगा तो कितना आएगा? ये 3, फिर 3 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अब अपने को इनको जोड़ तोड़ के जोड़ घटा गुणा करके कितना लेके आना है? 55। कैसे ला सकते हैं बताओ? देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, पंचे 50, नहीं 50, इससे नहीं बन पाएगा। और क्या तरीका है? 5 पचे 25, 25, और हाँ देखो ये ऐसे बन जाएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 10 तिया 30, 30 और 25 55, 30 और 25 55, मतलब 30 और 25। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने इस तरीके से बना लिया। 5 पचे 25 को ये अलग जोड़ देंगे, और ये 5 तिया 15 और गुणा में 2, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 और 25 55, ठीक है? तो ये हो गया
दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 55 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30, ठीक है, और माइनस का 25 एक्स माइनस का 25 एक्स प्लस का 750 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 30 बचेगा इधर, और इसमें से माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 बचेगा इधर बराबर 0। ठीक है, 25 से भाग दोगे तो, ठीक है, 30 माइनस का 30, 25 कॉमन ले निकाला ना हमने, 750 में से 25 बाहर निकालोगे तो भाग दोगे 25 से तो 30 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे में से x माइनस 30 हम कॉमन निकाल सकते हैं, बचा क्या, x माइनस 25, x माइनस 25। ठीक है, तो अब इसको इधर कर देते हैं, तो x बराबर एक तो आएगा 30 और एक x बराबर आएगा, x माइनस 30 को एक बार बराबर 0 रखो तो x बराबर एक बार तो 30 आ जाएगा, एक आंसर ये, और एक x बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एक x बराबर 30 और एक x बराबर 25। ठीक है, तो अब देखें हम कौन सा आंसर हमारा सही है फिर। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा सही है, वैसे दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही आंसर अपने सही, इसके दो, एक x बराबर 30 आया और एक x बराबर 25। ठीक है, चलो ठीक है, तो मतलब माना कि निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, और x बराबर कितना आया, 30 आया है और 25 आया है। ठीक है, तो उस दिन खिलौने कितने बनाए गए, या तो 30 बनाए गए या फिर 25 बनाए गए। ठीक है, तो दोनों ही आंसर अपने बिल्कुल करेक्ट है। चलो ठीक है, अब करते हैं इसके बाद सवाल नंबर दूसरा का, दूसरा हो गया, दूसरे में क्या करना था, उदाहरण एक के दोनों सवाल करने थे, हो गए। अब करेंगे सवाल नंबर तीसरा इसका। ठीक है, चलो कर लो इसको। तो अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल गुणनफल कितना हो 182। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। ठीक है, चलो करते हैं उसको, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि माना एक संख्या कितनी है, माना एक संख्या को मान लिया मैंने क्या, x। ठीक है, एक संख्या तो मान ली मैंने x। ठीक है, और तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक संख्या तो x होगी तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों, देखो दोनों की संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है 27, तो अगर एक संख्या x तो दूसरी संख्या अपने आप ही 27 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो कि मान लो दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ कितना है 15, दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ कितना है 15, अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी क्या संख्या होगी, दूसरी 10 होगी, तभी तो उनका जोड़ 15 होएगा। तो किया क्या तुमने, जो जोड़ था 15, ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ 15 था, तो 15 में से तुमने एक संख्या 5 है तो 5 घटा दिया तो दूसरी मिल गई 10। तो ऐसे ही करना है। ठीक है, तो एक संख्या अगर मैंने मान ली x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर एक x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, जोड़ में से घटा दो, मतलब जो योग है दोनों का टोटल कितना है 27, 27 में से एक संख्या घटा दी तो दूसरी अपने आप आ जाएगी बस, तो ये दूसरी संख्या होगी। समझ गए, दोनों का गुणनफल कितना है 182, मतलब इनका गुणा, तो गुणा करो इसका, तो x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182, दोनों का गुणनफल 182। देखो दोनों का गुणा कर दिया मैंने, x का और इसका, दोनों संख्याओं का, बस इसका अंदर गुणा करो, x का 27 में गुणा होगा तो 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182, 182 को इधर लेके आओ, 182 को इधर लाओ तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 27 एक्स माइनस 182 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस को बाहर निकाल दो,
ठीक है। तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो सबके निशान बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। बस अब क्या करो, इसका द्विघात समीकरण बन गया है, अब इसको हल करो। द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे एक है, एक का गुणा करो इस वाले से, अचर संख्या से, 182, तो 182 ही आएगा, एक का गुणा 182 में करेंगे। इसके करो गुणनखंड, 2 से काटो, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 91 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 91, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 91 हो गया। अब 91 किससे कटता है, 13 से, 13 के फाड़े में 91 आता है, 13 से 91 और फिर 7 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या बनाना है, 27। 27 कैसे बन जाएगा बताओ, किस तरीके से अब इसको हम 27 बना सकते हैं, माइनस का 27 कैसे बना सकते हैं बताओ, सोचो। 2 से 13 में अगर गुणा करेंगे तो 2 से 13 में 26 और 7, नहीं इससे नहीं बन पाएगा, कुछ और सोचो। 13 से 91, नहीं तब भी नहीं बन पाएगा। 7 दूनी 14, 14 और 13 कितना होता है, 27, 14 13 बस, फिर 13 14 और 13 को बना देते हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस 13, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को तोड़ दो, 14x माइनस 13x में प्लस का 182 बराबर 0, बस। ठीक है, हमें माइनस का 27 चाहिए ना, तो इसलिए माइनस माइनस में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस लगाया। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x माइनस 14, और इसमें से, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूं, क्या माइनस का 13 कॉमन लूंगा। ठीक है, तो इधर बचेगा मेरा प्लस का x, और इधर क्या बचेगा मेरा, माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, 13 से इसमें भाग दोगे तो 14 आएगा, 13 एकम 13, 5 बचा। ठीक है, और 52 हो गया, और 13 26 13 39 13 चौके 52। ठीक है, तो 4, तो अब देखो इस पूरे में से और इस पूरे में से x माइनस 14 में बाहर निकाल दो, कॉमन ले लो, तो बच क्या जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 14 और x बराबर एक तो आ गई 13। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही आंसर्स हैं, समझ में आया, ये दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, तो एक 14 आ गई और एक 13 आ गई। ठीक है, अब अगर तुम एक संख्या, अगर मान लो तुम्हें 14 ले रहे हो, ठीक है, x बराबर 14, इसको मान रहे हो अपना हल, तो x बराबर 14 होगा, तो दूसरी अपने आप 13 ही आएगी। ठीक है, दोनों का गुणा करोगे तो 182 ही आएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो गया, चलो कर लो इसको फटाफट, इसके बाद करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा, ठीक है, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। ठीक है, दो, एक तो ये जरूरी है, क्या बोला है इसने, क्रमागत। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। ठीक है, क्या बोला है, वर्गों का योग। तो पहले तो ये समझते हैं क्रमागत का क्या मतलब होता है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक तो सभी को पता है कि प्लस वाले सारे, ठीक है, प्लस वाली संख्या है। क्रमागत का क्या मतलब होता है, क्रमागत, क्रम में आगत, आगत मतलब आगे। ठीक है, तो क्रम में, क्रम का क्या मतलब होता है कि लाइन से, एक लाइन में जो आगे वाला है। ठीक है, जैसे 2 है, 2 के आगे क्या है, लाइन में, लाइन वाइज अगर हम पढ़े, 2 के बाद क्या, 3। अगर मैं बोलूं 12, 12 के बाद क्या है, 12 के आगे, 12 के आगे क्या है, 13। समझ में आ रहा है, 13। किसी भी संख्या के आगे बोलूं मैं, क्रम में आगे, क्रम में आगे मतलब उसके जस्ट आगे वाला। तो अगर मैं बोलूं 20, 20 के आगे क्या है, 20 का क्रमागत क्या है, क्रमागत मतलब उसके आगे वाला, क्रम में आगे वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 20 का क्रमागत क्या है, 21। तो ये आया कैसे, 20 का क्रमागत 21 कैसे आया, 20 में एक जोड़कर, मतलब क्रमागत संख्या एक जोड़कर आती है। ठीक है, जैसे 2 की क्रमागत क्या हुई, 3, 12 की क्रमागत क्या हुई, 13, क्या हुआ, एक जोड़ दिया। ठीक है, वैसे ही, तो ऐसे ही, तो एक संख्या तो मान लेंगे हम, एक x, एक संख्या मान ली x, तो उसके आगे की क्रमागत संख्या क्या हुई, x प्लस 1, जोड़ देंगे ना 1। ठीक है, बस हो गया, इतना ही था। देखो, माना एक संख्या, माना एक संख्या बराबर तो होगी x, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत है ना दूसरी, दूसरी संख्या बराबर
x प्लस 1, ठीक है, उसके आगे क्रम के आगे वाली, ठीक है। तो और दोनों का क्या बोला इसने कि दोनों की जो पूर्णांक है, ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब समझ रहे हो, इन दोनों का पहले तो वर्ग करो फिर उनको जोड़ो, तब 365 आएगा। तो वर्ग करो और फिर जोड़ो। तो एक तो मैंने x का वर्ग किया, फिर इसको जोड़ दिया इसके साथ, इसका भी वर्ग करके, x प्लस 1 का भी वर्ग करके फिर जोड़ दिया दोनों को, इसका वर्ग किया इसका वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया, तो योग कितना आएगा 365। बस अब इसको सॉल्व कर दो। ये कैसे सॉल्व होएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला कौन सा होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम इसको खोल देंगे, ठीक है, तोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर से जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर 2xy, 2 गुणा एक्स गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ y की जगह क्या है, 1 है, बराबर इधर 365 तो है ही, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ 2x, 2x और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 365, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 2x आएगा ये, ठीक है। अब 365 को इधर ले आओ, 365 को इधर ले आओगे तो 365 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 365 और एक में से माइनस 365 होएगा तो क्या आएगा 364, माइनस का 364 बराबर 0। समझ में आया, ये बन गया अपना क्या, द्विघात समीकरण। अब क्या करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 इसमें से भी आ जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी। तो 2 जैसे हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा, खाली x, और इसमें क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, 182, ठीक है, समझिए। अब इसको सॉल्व करो, ये द्विघात समीकरण है, अब इसको सॉल्व करो, इसके आगे 1 है तो 1 का गुणा करेंगे 182 में तो 182 ही आएगा, 182 के करेंगे हम गुणनखंड, तो 2 नीम 18, 2 एकम 2, फिर ये 7 बार में 13 7 91, फिर 13 बार में, ये अपना हो गया गुणनखंड। अब इनको व्यवस्थित जुगाड़ करके अपने को क्या चाहिए, 1 प्लस का 1, तो कैसे कर सकते हैं, ये देखो 7 दूनी 2 सते 14, 14 में से 13 घटा दो तो हो जाएगा, बस खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से तुम 13x माइनस कर दो तो माइनस 182 बराबर 0। 14x में से 13x माइनस करोगे तो प्लस का एक x आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब इसमें से और इनमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लेंगे तो x बाहर, तो बचेगा x प्लस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 14, तो x प्लस 14 निकाला मैंने बाहर, कॉमन लिया तो बचा क्या इसके अंदर, x और इधर माइनस का 13 बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, एक तो x बराबर 14 और एक x बराबर 13, लेकिन 14 जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि x प्लस में 14 है ना, तो बराबर 0 रखेंगे तो प्लस का 14 उधर जाएगा, 0 के उधर तो माइनस का 14 आएगा। तो अपना आंसर क्या आया, माइनस का 14 एक और एक प्लस का 14। अब देखो इसने क्या बोला था कि धनात्मक पूर्णांक, मतलब जो अपने जो पूर्णांक है वो धनात्मक होने चाहिए, मतलब x बराबर माइनस 14 हम नहीं लेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा अपना 13। समझ में आया, प्लस वाला लेना है हमें, ठीक है। आंसर 2 आते हैं, अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा आंसर सही है, 2 में से चेक करना होता है, ठीक है। अगर माइनस आ रहे हैं, इसने पहले ही बोल दिया कि धनात्मक पूर्णांक है, मतलब माइनस वाला नहीं लेना है हमको, तो फाइनल आंसर इसका क्या लेंगे हम, x बराबर 13 फाइनल आंसर लेंगे, मतलब एक संख्या पूर्णांक 13 है और इसके अगली कौन सी होगी, 14, समझ गए, ये होगी। चलो ठीक है, तो इसी के साथ सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट है। चलो ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है।
किससे? आधार से। तो क्या है कम? ऊंचाई। ऊंचाई आधार से, किससे? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कम। यदि कर्ण कितनी है? 13 सेंटीमीटर। क्या है ये चीज? कर्ण है। कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये समझो समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज और ये कर्ण, आधार, ऊंचाई, ठीक है, ये समझते हैं एक बार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो हो वो 90 डिग्री का हो। कितना? एक कोण। ठीक है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसका जो एक कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, एक कोण है इसका 90 डिग्री का। तो वो जो 90 डिग्री का कोण होता है ना, 90 डिग्री का, ठीक है, ठीक है, तो ये है अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ठीक है, और जो सीधी खड़ी होती है इसको बोलते हैं हम लंब। लंब बोल दो या फिर ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। और इसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, तो ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, इसके बाद आता है एक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस, पाइथागोरस नियम। ठीक है, पाइथागोरस नियम जो है वो बना ही किस लिए था? समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज जो है उसके लिए। ठीक है, तो पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब, मतलब जो कर्ण होती है, ठीक है, इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग जो है इन दोनों के वर्गों का जो जोड़ है, इन दोनों का वर्गों का मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन दोनों का जो वर्गों का जोड़ है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें कर्ण की जगह कर्ण रख देना है। कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। लंब, लंब हमें इसने बोला हुआ है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब लंब, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से। तो मतलब आधार से बोल रहा है तो हम आधार को ही मान लेंगे x। ठीक है, हम आधार को ही मान लेंगे x। तो माना आधार बराबर, माना आधार बराबर x, तो लंब कितनी हो जाएगी? लंब बोल दो या फिर ऊंचाई बोल दो। ठीक है, तो लंब बराबर, ऊंचाई भी लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में। ठीक है, बराबर कितनी हो जाएगी? आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x है तो इससे 7 सेंटीमीटर कम, x माइनस 7। ठीक है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है? अभी हमने निकाला x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है? x का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है 169, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर, इसको क्या करेंगे? x माइनस वाई के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे। फॉर्मूला होता है इसका ये, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का वर्ग। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, 2xy प्लस वाई का वर्ग। ठीक है, तो x का स्क्वायर मतलब x का वर्ग माइनस 2xy, माइनस 2xy की जगह यहाँ कितना है? 7 प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह कितना है? 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 माइनस का 14x, 7 सते 49 और प्लस का ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 49 जो है इधर 169 को इधर बुला लो, 169 को इधर बुला लो तो माइनस हो जाएगा और इधर जीरो बच जाएगा। तो इधर जीरो बचा तो 169 उधर गया, तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 14x। अच्छा ये 2x² हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक x² इधर है और एक x² इधर है, तो 2x², ठीक है। और माइनस का 14x, 169 इधर आके माइनस हो जाएगा, 49 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? लिख लेते हैं एक बार, 49 माइनस 100 प्लस का 49 माइनस 169, ठीक है, 169। तो ये 0 बराबर कितना बचा इधर? 2x² माइनस 14x, और कितना बचा ये माइनस का 169 में से 49 घटेगा तो कितना? 9 में से 9 0, 6 में से 4 2, 120, माइनस का 120, ठीक है। आप क्या करें, इसमें से भी 2 बाहर निकल सकता है, 14, इसमें से भी 2 निकल सकता है, इसमें से भी 2, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 0 बराबर, ठीक है, 2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा? x² माइनस 7x माइनस का 60, ठीक है। और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इधर 0 हो जाएगा, तो अब इसको मैं क्या, इधर 0 हो गया, इधर x² माइनस 7x माइनस का 60, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। 0 को जो है मैंने उधर कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये बन गया अपना क्या? द्विघात समीकरण। अब क्या करना है अपने को? द्विघात समीकरण का हल, ठीक है। तो हल किस तरीके से करते हैं? वही तरीका वही है, तरीका जो है वही। क्या करेंगे सबसे पहले, इसके आगे 1 है, इधर 60 है, तो 60 के तो कर लो पहले क्या? गुणनखंड। तो मैंने करे 60 के क्या? गुणनखंड। 60 के मैंने गुणनखंड करे कि 2 से काटा 30 आया, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 और 5 1। अब मुझे कितना बनाना है? 7x। तो 7x कैसे बन सकता है? देखो, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 में से 7, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बन जाएगा। हाँ, ये देखो, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, और 12 में से 7, 12 में से 5 माइनस कर दो तो 7 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो x² माइनस 7x माइनस का 60, तो मैं क्या कर रहा हूं, x² माइनस 7x को मैंने तोड़ दिया किसमें? 12x माइनस 5x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे प्लस, क्योंकि इनको माइनस में रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये ज्यादा बन जाएंगे, 12 5 17 हो जाएंगे, तो इसको प्लस रखना पड़ेगा ताकि ये घट जाए और 7 आ जाए, माइनस का 60, ठीक है। अब क्या आएगा इसमें से और इसमें से कॉमन? x कॉमन लोगे तो x माइनस 12 बचेगा, इधर से प्लस 5 कॉमन लोगे इन दोनों में से तो x माइनस 12, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो x माइनस 12 कॉमन ले लो अब, और तो बचेगा क्या? x प्लस का 5, तो एक x बराबर आ जाएगा -5 और एक x बराबर आ जाएगा मेरा प्लस का 12, प्लस का 12, ये माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाला माइनस, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। 2 आंसर आए हैं, हमेशा 2 ही आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसके हल भी 2 ही होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके हल भी 2 ही होंगे। तो एक तो x बराबर -5 आ गया और एक x बराबर 12 आ गया। तो -5 क्या किसी भुजा की लंबाई माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं ये कितना सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि -5 सेंटीमीटर लंबा है? माइनस में तो कोई लंबाई होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये भुजाओं की लंबाइयां जो है माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाला आंसर, ठीक है। तो x बराबर 12 हमारा फाइनल आंसर हुआ। x बराबर 12 हमने क्या माना था? x बराबर आधार माना था, तो अपना आधार कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया? तो आधार बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और लंब बराबर आ जाएगा अपना कितना? 5 आ जाएगा, क्योंकि 12 में से 7 माइनस कर दोगे तो ये 5 आ जाएगा। समझ में आया? और ये 12 आ जाएगा और ये 13 पहले से ही दे रखा था, बस यही अपना आंसर है। समझ में आया? चलो ठीक है। अब इसके बाद करते हैं इसका लास्ट आखिरी सवाल, ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का, ठीक है। सवाल बढ़िया से समझ में आ रहा हो, सब कुछ बढ़िया अच्छा लग रहा हो, ठीक है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन पता चलते रहे कौन सी कब वीडियो आ रही है, ठीक है। और अपन यहाँ पे पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे, साइंस और इंग्लिश, ठीक है। चलिए ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। ओके, सवाल नंबर 6, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल नंबर 6?
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की मतलब एक नग की, प्रत्येक हर एक नग की निर्माण जो लागत है, नग की निर्माण लागत रुपीज में, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, किससे निर्माण किए बर्तनों की संख्या के, किसके, ठीक है। जब भी तुम्हें इस तरीके के सवालों में ये बोला जाए कि लंबाई से इतना, ठीक है, या बर्तनों की संख्या से दुगना, या उसमें इतना ये हो रहा है, मतलब जिससे दुगना तिगना या अधिक बोला जाए तो उसी को तुम मान लो एक्स, ठीक है। उसी को मान लो जिससे तुम्हें बोला जा रहा है कि इस लंबाई के दुगने के तिगने से, दुगने के 4 से अधिक, इस तरह कुछ भी बोला जाए लंबाई के दुगने से, तो लंबाई के दुगने से किस, तो लंबाई को ही मान लो एक्स। समझ में आ रहा है? इसने क्या बोला, बर्तनों की संख्या के दुगने से, बर्तनों की संख्या के, तो बर्तनों की संख्या को ही मान लो एक्स, के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है, दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए, कुल लागत कितनी है, कुल 90 रुपए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल समझो पहले, तो सवाल क्या कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा कि जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना, मतलब हर एक जो बर्तन, कुछ बर्तन बनाए जा रहे हैं और एक बर्तन की जो लागत है, बनाने का जो खर्चा है, वो ये है कि उस दिन जितने भी बर्तन बने हैं, जितने भी बर्तन बने हैं उन बर्तनों को डबल कर दो, दुगना कर दो, दुगने से 3 अधिक कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक बर्तन की निर्माण लागत। बिल्कुल सेम सवाल अभी हमने उदाहरण में देखा था, ठीक है। जो दूसरा सवाल था ना, उसमें उदाहरण के हमने जो 2 क्वेश्चन करे हैं, बिल्कुल यही सेम सवाल था, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम सॉल्यूशन में, माना बर्तन की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या मान ली मैंने एक्स, तो निर्माण लागत कितनी आ जाएगी, क्या कह रहा है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना, उस दिन के बर्तनों की संख्या के दुगने से, मतलब बर्तन की संख्या एक्स है, तो यहां लिख लो निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत बराबर क्या, बर्तनों की संख्या के दुगने से दुगना कर दिया, 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक, ठीक है, तो दुगना करके 3 अधिक कर दिया, अधिक का मतलब 3 जोड़ दो, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए, कुल, कुल का मतलब समझ में आ रहा है, टोटल जो खर्चा आ रहा है वो कितना है, 90 रुपए का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो समझो इधर कि बर्तन कितने बनाए गए, एक्स, और एक बर्तन कितने रुपए में बना, 2x प्लस 3, एक बर्तन 2x प्लस 3 में बनता है, तो एक्स बर्तन कितने में बनेंगे, गुणा कर दो, बस हो गया, 2x प्लस 3, ठीक है। बर्तनों की संख्या और एक बर्तन का जो खर्चा है उसको मैंने दोनों को गुणा कर दिया, तो दोनों का खर्चा 90 रुपए आ गया, बस इसको गुणा करके लिख दो, 2x, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, 90 को मैंने इधर बुला लिया, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर दो, 90 का गुणा पहले तो 2 से करो, इसमें से कुछ बाहर निकल सकता है कॉमन, कुछ नहीं आ सकता, तो 2 का गुण, 90 का गुणा और 2 का गुणा करो, तो 90 दूनी 180, अब 180 के करो तुम गुणनखंड, फिर बनाओ उससे 3, 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, इतना सब आ गया। अब क्या करना है, इनको जोड़ घटा करके, गुणा जोड़ घटा गुणा करके 3 बनाना है, प्लस का 3 कैसे बन सकता है बताओ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 15 में से अगर 12 घटा दो तो 3 मिल जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 15 में से 12 घटा दो, 15 में से 12,
ठीक है, तो 12 2x² 2x² पहले लिखेंगे हम 12 लिखेंगे, पहले 12 लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 लिखेंगे तो ही 2 उसमें से निकल सकता है ना, 12 में से, 15 में से तो निकलेगा नहीं। 15 अगर हम पहले लिख लिए, 15 - 2 कर दिया, ठीक है, तो 15 यहां लिख लेंगे तो 15 में से 2 कॉमन नहीं आ पाएगा, इसलिए 12 पहले लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 12 लिखेंगे, माइनस का 12x प्लस 15x। देखो अब ये 15x प्लस का है और ये -12x है, तो 15x में से माइनस का 12x घटेगा तो प्लस का 3x आ जाएगा, -90 बराबर 0, ठीक है। ऐसा 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 क्यों लिखा मैंने इधर? क्यों? क्योंकि देखो अगर 15 यहां लिख देता मैं, 15x - 12x कर देता तो 15 में से 2 कॉमन नहीं निकाल पाते, यहाँ कुछ 2 है ना, लेकिन 12 में से 2 कॉमन आ जाएगा, समझ में आया? 2x मैंने लिया कॉमन, 2x मैंने कॉमन, x कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 से 2 तो ये खत्म हो गया, तो ये बचा 1x - 1 बचा है। 2x से 12x में भाग दोगे तो, सॉरी 1 नहीं, 2 6 12, 6 बचेगा, ठीक है, और x खत्म। अब इसमें से मैंने जो कॉमन लिया तो ये आया, ठीक है। इसके बाद अब इनमें और इनमें कॉमन देखो, 15 कॉमन आ सकता है, 15 छक्के 90, तो सेम चीज आ जाएगी, प्लस का 15 इसमें से कॉमन ले लिया, तो इधर x - 6 बचा, तो x - 6 मैंने इधर कॉमन लिए निकाला, तो क्या बच गया? 2x प्लस का 15, तो x बराबर 1 तो आ जाएगा हमारा क्या, प्लस का 6, और 1 आ जाएगा x बराबर -15/2। प्लस का 15 उधर बराबर के उधर जाएगा, 0 के उधर, तो माइनस का 15 बनेगा, और 2 भाग में जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो माइनस का 15, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने x क्या माना था? बर्तनों की संख्या मानी थी x, बर्तनों की संख्या मानी थी x, तो खुद सोचो क्या बर्तनों की संख्या जो है 15/2 आ सकती है, वो भी माइनस में आ सकती है? कोई सेंस बन रहा है इस बात का? कुछ भी नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है? तो माइनस में भी नहीं आ सकती बर्तन, और बटे में भी नहीं आ सकते। कोई आधा अधूरा बटा वाला बर्तन थोड़ी बनाएगा, मतलब 1/2 3 पूरे पूरे बनाएगा ना प्लस में। तो x बराबर 6 मेन आंसर है, यही फाइनल आंसर है, मतलब इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो x बराबर 6, मतलब बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। तो 2 आंसर निकालने हैं, एक तो बर्तनों की संख्या निकालनी है, तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? x बराबर 6, और नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी निकालनी है, प्रत्येक नग की लागत, तो लागत बराबर कितना आ जाएगा? लागत कितनी है? 2x + 3, तो 2x + 3, x बराबर 6 निकाला, तो 6 दूनी 12 + 3 बराबर 15, ठीक है। तो लागत 15 रुपए है और बर्तनों की संख्या 6 है, ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया फाइनल आंसर, और इसी के साथ प्रश्नावली 4.2 अपनी हुई खत्म, ठीक है। चलो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, ठीक है, और मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। चलिए ठीक है, ओके।